दोस्तों पिछले कुछ घंटों में बहुत बड़े बड़े बवाल हो चुके हैं। अमेरिका का F-35 जेट को ईरान ने फोड़ दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक कर दिया है। कतर की गैस फैसिलिटी पे ईरान का बड़ा हमला हो चुका है और ट्रंप ने इशारे इशारे में ये भी बोल दिया है कि कैसे इस वॉर में आना उनकी बड़ी गलती हो गई है। I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. The first thing he said to me was, "Bibi, we've got to make sure that Iran doesn't have nuclear weapons." He said that to me. I didn't say it to him. Not only that we would not allow our facilities to be used to target Iran. That would be restricted to self-defense. दोस्तों ईरान और गल्फ देशों के बीच बढ़ते टेंशन के बीच बड़ी दिक्कत सामने आई है। दुनिया के एक्सपर्ट्स अब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि यहां से अब अमेरिका और इजराइल का पेशेंस जवाब दे रहा है। ईरान ने अचानक कतर और उसके पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप और ईरानी नेताओं के बीच ज़बानी जंग छिड़ी हुई है। बीते कुछ घंटों में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत का खौफनाक चेहरा दिखाया है। ईरान ने केवल एक नहीं बल्कि गल्फ के कई देशों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स आ रही है कि 8 से 9 देशों पर एक साथ अटैक किया है ईरान ने। जी हाँ, कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान जैसे देशों को अपने निशाने पर लिया है। सबसे बड़ा हमला कतर के LNG फैसिलिटीज पर किया है ईरान ने। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हमला है। इसके साथ ही यूएई के फाइनेंशियल सेंटर्स और रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब के तेल रिफाइनरीज पर हमले हुए हैं। कुवैत और ओमान के पास भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। कुछ जगहों पर मलबा गिरा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और बाकी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और ज्यादातर जो लोग घायल हुए हैं वो हैं विदेशी मजदूर। आखिर ईरान अपने पड़ोसियों से क्यों लड़ रहा है? इसकी वजह बहुत पेचीदा है। रिसेंटली इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जिसका आधा हिस्सा ईरान के पास है, आधा कतर के पास। ईरान का मानना है कि इस हमले में कहीं ना कहीं कतर और अन्य पड़ोसी देशों की साइलेंस सहमति थी। कतर और यूएई जैसे देशों में अमेरिका की बड़े मिलिट्री ठिकाने हैं। ईरान लंबे समय से वार्निंग दे रहा है कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो वो उन सभी जगहों को निशाना बनाएगा जहां से अमेरिका या इजराइल को हेल्प मिल सकती है। ईरान चाहता है कि खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव डालें ताकि वो इजराइल को रोके। ईरान का तर्क है कि हम सेफ नहीं है तो कोई सेफ नहीं है। अब इसका असर क्या हुआ ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का बड़ा सपोर्टर माना जाता है, लेकिन इस बार उनका रुख थोड़ा अलग दिखा। ट्रंप ने इजराइल के हमले को कंडेम करते हुए कहा कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो हमला किया उसकी जानकारी अमेरिका को पहले से नहीं दी गई थी। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ किसी समझौते की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल के इस गुस्से में उठाए गए कदम ने सब बिगाड़ दिया। ये पहली बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे इजराइल पर कॉमेंट किया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि कतर इस हमले में शामिल नहीं था और इजराइल को इस तरह की तबाही नहीं मचानी चाहिए थी जिससे कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई खतरे में पड़ जाए। अब ऐसा नहीं कि ईरान ने ट्रंप को उंगली नहीं की, जबकि ईरान ने ट्रंप की धमकी और उनके बयानों को सीरियसली लेने की वजह उनका मजाक उड़ाया। ईरानी मीडिया और नेताओं ने ट्रंप को ट्विटर का शेर बताया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा है कि ट्रंप केवल सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि हकीकत में उनके पास युद्ध रोकने का कोई प्लान नहीं। ईरान की तरफ से यह भी संदेश दिया गया कि ट्रंप जो बार बार ईरान सरेंडर कर चुका है बोल रहे हैं उनको यानी ट्रंप को अपनी सरेंडर वाली मांग अपने साथ कब्र में ले जानी चाहिए। ईरान ने ट्रंप की उस बात का भी मजाक बनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया है कि उसके सारे ठिकाने अभी भी सही सलामत हैं। अब देखिए ट्रंप जैसा आदमी चुप तो बैठेगा नहीं। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान ने कतर की गैस सप्लाई को दोबारा निशाना बनाया तो अमेरिका ईरान के पूरे गैस फील्ड को नक्शे से मिटा देगा। ट्रंप ने यूरोपीय देशों और नाटो को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश सबसे शक्तिशाली है, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। अगर हमारे सहयोगी साथ नहीं देंगे तो वो भी खुद भुगतेंगे। ट्रंप ने ईरान की नौसेना पर भी कमेंट करते हुए तंज कसते हुए कहा है कि हमने उनके 9 जहाज डुबो दिए। इसके अलावा हमारी नेवी बहुत अच्छा काम करी, ये भी ट्रंप बोले। भले ही ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के लिए इस वॉर में कूदना घाटे का सौदा होगा। इसी बारे में हमने डिटेल में बात की अपने पॉडकास्ट में सृजनपाल सिंह जी से, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इस पूरे वॉर सिचुएशन पे और उसके इकोनॉमिक्स पे हमने बहुत ही ज़बरदस्त बात करी है। ये एपिसोड 1-2 दिन में रिलीज होगा हमारे TRP चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस चैनल पर जाइएगा और भी पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों UN के चार्टर के अनुसार अमेरिका बिना किसी उकसावे या सीधे हमले की ईरान पर वॉर नहीं छेड़ सकता था। इंटरनेशनल कानून इसकी इजाजत नहीं देते। हालांकि अमेरिका अगर इंटरनेशनल कानून मानता तो मादुरो को कभी नहीं उठा पाता। अगर ये वॉर और खिंचा तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पूरी दुनिया खासकर एशिया और यूरोप एनर्जी संकट में फंसेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। ईरान की आबादी दोस्तों 9 करोड़ से ज्यादा है और इसका इलाका भी पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां घुसकर जीतना नामुमकिन जैसा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में जो गलतियां की वो उन्हें दोहराना नहीं चाहता। अमेरिकी जनता भी अब बाहरी वॉर से थक चुकी है। ट्रंप ने खुद अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, जिसका मतलब है कि वो अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में डालने की बजाय अपने देश पर ध्यान दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फ्रांस, जर्मनी और यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे देश भी इस बार अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। बिना पार्टनर्स के अमेरिका इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ पाएगा और जीतना तो दूर की बात है।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। कतर, यूएई और बहरीन में अमेरिका के सबसे बड़े बेस भी हैं। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल है। डेटा बताता है कि ये मिसाइलें चंद मिनटों में अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। अमेरिका अपने सैनिकों की इतनी बड़ी जान की बाजी नहीं लगाना चाहता। ट्रंप चाहते थे कि वे अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए अरब देशों और इजराइल को करीब लाएं। रीसेंट हमलों के बाद सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब अपनी सिक्योरिटी को लेकर डरे हुए हैं, जो अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं, जो अमेरिका कानूनी तौर पर देने की कंडीशन में है ही नहीं। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देकर आगे ईरान पर हमला करता है तो उसे डर है कि रूस और चीन भी इस जंग में सीधे कूद सकते हैं, जिससे ये ग्लोबल वॉर बन जाएगी। उधर अमेरिका के अंदर का डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। रीसेंट सर्वे बताते हैं कि 60% से ज्यादा अमेरिकी अब वॉर्स में पैसा और खून बहाने के खिलाफ है। ट्रंप ने नो न्यू वॉर्स के वादे पर ही चुनाव जीता है। अगर वो राष्ट्रपति बनते ही वॉर में कूदते हैं तो उनका कोर वोटर यानी मागा बेस यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो बेस है वो उनसे नाराज हो जाएगा। वहीं एक बात और है दोस्तों, आखिर एलएनजी फैसिलिटी पर हमला क्यों अमेरिका को इतना ज्यादा भड़का गया है? कतर के एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेस पर हुआ हमला न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ब्लैक स्वॉन इवेंट साबित हो सकता है। अमेरिका का इस पर इतना सख्त होना और दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचना जायज है, क्योंकि कतर कोई आम देश नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी का मेन स्विच है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। और जब हम गैस की बात करते हैं तो ये सिर्फ रसोई गैस तक लिमिटेड नहीं होती। यूरोप, चीन, जापान और भारत जैसे बड़े देशों की बिजली का एक बड़ा हिस्सा, उनकी भारी इंडस्ट्रीज और सर्दियों में घरों को गर्म रखने तक का सिस्टम कतर की गैस पर टिका है। कतर का नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नॉन एफिलिएटेड गैस फील्ड है। अमेरिका के लिए कतर एक स्ट्रेटेजिक साझेदार है, जो न केवल एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करता है बल्कि पूरे इलाके में अमेरिकी इंटरेस्ट की सिक्योरिटी भी करता है। जब इस बेस पर हमला हुआ तो यह सिर्फ कतर की सॉवरेनिटी पर हमला नहीं था, बल्कि उन सभी देशों की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमला था जो कतर से गैस खरीदते हैं। अमेरिका का इस हमले पर भड़कना महज एक डिप्लोमैटिक रिएक्शन नहीं है, इसके पीछे कई ठोस और सीरियस कारण है। अमेरिका खुद एक बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है, लेकिन ग्लोबल बाजार में गैस की कीमतें आपस में जुड़ी होती हैं। अगर कतर की सप्लाई में 1% की भी कमी आती है तो इंटरनेशनल बाजार में गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ट्रंप प्रशासन के लिए एक बुरा सपना है, क्योंकि वे अमेरिका में महंगाई कम करने के वादे पर भी तो टिके हैं। अगर गैस और तेल महंगा हुआ तो अमेरिका के अंदर हर चीज महंगी हो जाएगी, जिससे ट्रंप की डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी को भारी धक्का लगेगा, जो कि ऑलरेडी लग चुका है। एक और कारण यूरोप की डिपेंडेंसी। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से यूरोप ने रूस से पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दी। अब यूरोप का एग्जिस्टेंस कतर से आने वाले बड़े बड़े जहाजों, एलएनजी टैंकर्स पर निर्भर है। अगर कतर के बेस असुरक्षित होते हैं तो यूरोप में इंडस्ट्रियल मंदी आ सकती है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसका सबसे बड़ा पार्टनर यूरोप घुटनों पर आ जाए, क्योंकि इससे नाटो कमजोर होगा और रूस या चीन जैसे देशों का फायदा होगा। खैर, अब ये पूरा मामला बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है दोस्तों। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ईरान के पास अब वो डर्टी बॉम्ब है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। अगर ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ तो ये अकेली चीज ईरान की जीत होगी। आपको क्या लगता है, अमेरिका और इजराइल अब पीछे हट जाएंगे? ये वॉर अब खत्म होने वाली है? या जो भी आप देख, सुन, पढ़ या कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया या मीडिया के हवाले से, आपको लगता है कि ये और लंबा चलेगा? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पूरे मुद्दे पर हमने फेमस साइंटिस्ट, ऑथर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर सृजनपाल सिंह जी से बात की हमारे पॉडकास्ट। इसको आप मिस मत करना, क्योंकि इस पूरे वॉर के इकोनॉमिक्स को आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी और नए नए इंसाइट्स मिलेंगे। तो ये पॉडकास्ट संडे मॉर्निंग तक रिलीज हो जाएगा हमारे टीआरपी चैनल पर, द रौनक पॉडकास्ट। इस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करना और भी पॉडकास्ट वहां जाकर जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।